हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब न्यूज़ग्राम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए आप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत पर पलटवार किया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना ने मुंबई पुलिस पर जिस तरीके की टिप्पणी की है उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, कह रहे हैं कंगना रनौत ने जिस तरीके की टिप्पणी की है मुंबई पुलिस पर, इसके बाद कंगना रनौत को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। कोई हक नहीं बनता कि कंगना रनौत महाराष्ट्र में आए और रहे। देखिए आप किस तरीके से मामला लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ कंगना रनौत जिन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हूं, रोक सको तो रोक लो, और अब अनिल देशमुख कह रहे हैं कि कंगना ने जिस तरीके की टिप्पणी की है मुंबई पुलिस पर उसके बाद महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो अनिल देशमुख को सुन रहे थे आप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कंगना को महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। जिस तरीके की टिप्पणी कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को लेकर की है। और इससे पहले शिवसेना के सांसद है संजय राउत। संजय राउत ने भी कंगना पर पलटवार किया था। लगातार कंगना रनौत जो है वो महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर। मैंने अभी अभी आपको अनिल देशमुख का बयान दिखाया और इससे पहले संजय राउत ने किस तरीके से कंगना पर पलटवार किया, ये ट्वीट संजय राउत का। कहते हैं मुंबई मराठी लोगों के बाप की है, जिन्हें ये बात मान्य नहीं वो अपना बाप दिखाएं। आगे लिखते हैं शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बिना नहीं रुकेगी, वादा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखिए किस तरीके से अब क्षेत्रीय अस्मिता का रंग लेती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत और शिवसेना, या फिर महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही ये खींचतान। और इस सब के बीच सुशांत केस को लेकर शिवसेना कंगना रनौत के बीच तनातनी किस तरीके से बढ़ी, कहां से शुरुआत हुई। दरअसल कल कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी। आज कंगना ने एक और ट्वीट करके शिवसेना को चुनौती दी कि 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। मैंने तय किया है 9 सितंबर को मैं मुंबई आऊंगी, ये कंगना रनौत का ट्वीट। और इस ट्वीट में कंगना रनौत आगे चुनौती देती हैं, मैं बताऊंगी कि कब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। और अब ये जो बाप वाला ट्वीट था कंगना रनौत का, इसी का जवाब संजय राउत की तरफ से दिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित गुप्ता एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ है, मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हर अपडेट के साथ। लेकिन मुझे लगता है पहले ये जो शिवसेना और कंगना रनौत के बीच आर पार चल रहा है, इस पर हमें जरा प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। और रवि श्रीवास्तव जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जो कंगना रनौत की मुहिम है, इसके निशाने पर महाराष्ट्र सरकार, खासतौर से शिवसेना लगातार क्यों है? मुहिम जिसको कह रही है वो अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। और उस एजेंडा पर जो सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह हैं, वो खुद कह चुके हैं कि इस प्रकार का कोई एजेंडा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ लिंक करके न चलाया जाए। कंगना की जो भाषा इस समय ट्वीट पर है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही बेहुदा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में आकर के काम करके इंडस्ट्री में इतने अवार्ड जीत के एक महान अदाकारा है, वो बड़े राष्ट्रपति का पुरस्कार पाई हुई है, कई नेशनल अवार्ड पाई हुई है, उनको ये मानना चाहिए कि वो इस धरती पर ही उन्होंने ये सारे कमाल किए हैं। इस महाराष्ट्र की जनता ने ही उनको सर आंखों पे रखा है, जो आज वो इतनी मशहूर है पूरे देश में और विश्व में। और इस तरह की भाषा का इनको कहना कि मैं पीओके है मुंबई, उनकी अगर हिम्मत है तो एक बार पीओके जाके दिखाए। तो पीओके कहना मुंबई को निहायत ही शर्मनाक है। और कोई भी, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए, प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए, क्योंकि मुंबई तो प्रेम शुक्ला जी की भी कर्मभूमि है। प्रेम शुक्ला जी, ये जिस तरीके का ट्वीट, जिस तरीके की बयानबाजी सियासी तौर पर हो रही है, मामला जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का है, लेकिन ये तो एक अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? अत्यंत निरर्थक और अनावश्यक है। पहले तो मुंबई पीओके नहीं है,
इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने मुंबई में असुरक्षा का भाव अगर प्रकट कर दिया तो उसको मुंबई में नहीं आने देंगे कहना भी उतना ही गलत है। हाँ। और जब गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे अनिल देशमुख जब ये कहते हैं कि आपने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोल दिया इसलिए आपको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है, तो भाई साल भर पहले तो शरद पवार भी मुंबई पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे, तमाम एनसीपी मुंबई पुलिस के खिलाफ बोल रही थी, तो क्या एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है? स्वयं जो है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बारंबार मुंबई पुलिस के खिलाफ बातें की है, इसका मतलब बाला साहब ठाकरे को भी मुंबई में रहने का अधिकार ये छीन लेते कल तो। बड़ा वैलिड पॉइंट आप रख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मुझे लगता है रवि जी को आना चाहिए यहाँ पर। रवि जी, आप लोग सत्ता में हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर कि मुंबई किसी की बपौती हो गई है, जो सत्ताधारी है उन्हीं की हो गई मुंबई। अगर कुछ कह रही है कंगना रनौत तो पलटकर गृह मंत्री प्रदेश के कहेंगे कि साहब अगर आप इस तरीके की बात करती हैं तो आपको अधिकार नहीं है, आपको हक नहीं है मुंबई में आने का। किसी भारतीय को आप भारत ही के किसी शहर में ना रहने का कैसे कह सकते हैं कि हक नहीं है? शोभाना जी, मुंबई पुलिस के बारे में बहुत कुछ हम लोग भी कहते रहते हैं और आलोचना करते रहते हैं। मुंबई पुलिस की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है, कोई सीआरपीसी में क्राइम नहीं है। और मगर इस बात का एजेंडा चलाना और उसको 7 ऑक्यूपाइड कश्मीर के बराबर बताना एक बेइज्जती है, एक महाराष्ट्र राज्य की एक तरीके की बेइज्जती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुख्य होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ इस तरह का ये ट्वीट करना कंगना रनौत का बिल्कुल गलत है। और मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहता हूँ कि ये 30 साल से उसी शिवसेना के गले में हाथ डाल करके यहाँ पे मुंबई में शासन कर रहे हैं। और कल तक वो शिवसेना उनकी मित्र थी, आज वो कुंठित और जिहादी पार्टी बन गई है। इस तरह का बयान दे रही है, इनको सोचना चाहिए। सर, आपने इतना आरोप लगा दिया है अब आपने। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी का जवाब भी सुनिए। आइए शुक्ला जी। नहीं, मुझे रोमाना बताया मैंने कुंठित और जिहादी कब कह दिया शिवसेना को? ये रवि श्रीवास्तव को कल्पना क्यों हो जाती है? आपकी पार्टी में फिर बीच से बोल रहे हैं आपकी पार्टी में लोग किसी दूसरे चैनल पर कह के गए हैं। रवि जी एक एक करके वरना बात समझ में नहीं आएगी ना। चीख पुकार तो करनी नहीं है सर, है ना? जबरदस्ती में माहौल तो गर्म करना नहीं है। हम यहाँ पर अगर ढंग की बात करेंगे, दर्शक कुछ समझ सकेंगे तो बढ़िया है सर। आप प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। आपने अपने आरोप लगा दिए ना, आपने सब कुछ कह दिया, प्रेम शुक्ला को जिहादी भी कह दिया, सब कुछ कह दिया आपने। अब जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी आइए सर। रोमाना जी अगर कोई कहता है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है तो सही बात कहता है। और कोई कहता है कि मुंबई नहीं सिर्फ मराठियों की है साहब, मुंबई में मेरा बाप रहता था, मेरे बाप के बाप रहते थे, उनके बाप के बाप रहते थे, उनके बाप के बाप रहते थे। मैं 5 पीढ़ियों से मुंबई में रहता हूँ और मैं मूलतः मराठी नहीं हूँ, तो क्या मुंबई मेरी नहीं है? क्या मुझसे मुंबई की नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या मुंबई को जो मैं टैक्स भरता हूँ वो नहीं माना जाएगा? मुंबई मेरे बाप की भी इतनी है जितनी संजय राउत के बाप की है। तो रवि श्रीवास्तव जी, अब समझ रहे हैं आप किस तरीके से बेनकाब शिवसेना हो रही है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत के आरोपों की ढाल बनाकर अब क्षेत्रवाद की राजनीति को धार देने का काम कर रही है शिवसेना? इस सवाल का जवाब शिवसेना को देना होगा। महाराष्ट्र सरकार कंगना रार पर बात और आगे बढ़ गई है। कुछ देर पहले मैंने आपको बयान दिखाया था अनिल देशमुख का, जो कह रहे थे कंगना को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं, हक नहीं। कंगना रनौत ने पलटवार किया है। अनिल देशमुख के बयान पर कंगना का ट्वीट करके कंगना रनौत ने कहा, मेरे लोकतांत्रिक हक पर वो फैसला ले रहे हैं। एक ही दिन में पीओके से तालिबान हुए। अब देखिए, कंगना रनौत कह रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ये मंत्री तालिबानी अंदाज में काम कर रहे हैं। तालिबानी होने का आरोप कंगना रनौत की तरफ से लगाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार पर। यह है वो ट्वीट कंगना रनौत का, मेरे लोकतांत्रिक हक पर वो फैसला ले रहे हैं। एक ही दिन में पीओके से तालिबान हुए। ये पलटवार कंगना रनौत की तरफ से किया गया है। कुछ ही देर पहले अनिल देशमुख, जिनका बयान सामने आया था, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, कह रहे थे कंगना रनौत ने जिस तरीके से टिप्पणी की है मुंबई पुलिस को लेकर, उन्हें महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है, उनको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। और इसी पर अब कंगना रनौत की तरफ से पलटवार किया गया। जरा सुनिए कुछ देर पहले अनिल देशमुख ने क्या बयान दिया था। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से अनिल देशमुख का ये बयान आया था। अनिल देशमुख जिन्होंने कहा था कि जिस तरीके की तुलना कंगना रनौत ने की है मुंबई पुलिस की, उन्हें महाराष्ट्र मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। बात आगे बढ़ गई है, कंगना रनौत की तरफ से अब ट्वीट किया गया और कंगना रनौत कह रही है कि एक ही दिन में पीओके से तालिबान बन गए। मुझे लगता है जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, पहले पीओके और अब तालिबान तक पहुंच गई है कंगना रनौत। अतिशयोक्ति का प्रयोग हो रहा है। न तो मुंबई के, न तो महाराष्ट्र की सरकार का बात है और न ही मुंबई पीओके है। लेकिन उसी तरह से उतनी ही गलती अनिल देशमुख और संजय राउत की तरफ से भी हो रही है। अनिल देशमुख जिस तरह से मुंबई पुलिस पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं होगा। ये टिप्पणी भी उतना ही गंभीर है और उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितनी इसको पीओके या तालिबान कहना। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन रवि श्रीवास्तव जी का भी लेते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रवि श्रीवास्तव जी। अनिल देशमुख कह रहे थे कि अधिकार नहीं है, हक नहीं है कंगना रनौत को मुंबई में रहने का। इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद मुंबई पुलिस पर अब वो कह रही है कि एक ही दिन में तो पीओके से तालिबानी हो गए। देखिए रवाना जी, मुझे भी मुंबई में रहकर 4 दशक हो गए। मैं मुंबई का हूँ और मैं अपने आप को मराठी ही बनाता हूँ। मैं भी दूसरे प्रांत से आता हूँ मगर मैं पूरा मराठी हूँ। तो अगर कंगना रनौत इस प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस का, सरकार का अगर अपमान करेंगी तो ऐसी प्रतिक्रिया आना गृह मंत्री की तरफ से एक तरीके से उचित ही है। और वैसे ही बता दूं आपको, ये सारी बातें कहने के लिए होती है, इनमें कोई तथ्य नहीं होता। इस तरह की धमकी देना और इस तरह आ जाना और कुछ ना होना, ये सारी चीजें जो है ये एक राजनीतिक टर्न ले रही है। मुझे नहीं लगता कंगना रनौत शायद किसी पार्टी के टिकट की तलाश में होंगी तो इस प्रकार की पब्लिसिटी के सर खुलकर कहिए ना, खुलकर कहिए ना। महाराष्ट्र सरकार को वो निशाने पर ले रही हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष में बीजेपी है, आप कह रहे हैं किसी पार्टी से टिकट की तलाश में होंगी। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी से टिकट चाहती है कंगना रनौत। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस पर मैं जवाब ले लूंगी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले संजय राउत ने जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल ये चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार, कंगना रनौत, उसी पर एबीपी न्यूज संवाददाता ने संजय राउत से खास बातचीत की है। जरा सुनिए। क्या कंगना रनौत को आपकी तरफ से धमकी जा रही है? हमको इतना ही काम है क्या महाराष्ट्र में या देश में? और कोई काम नहीं हमको? क्यों धमकी दे उसको? और फुकट की धमकी देने वाले हम लोग नहीं है और धमकी देकर कुछ करना ये हमारा स्वभाव भी नहीं है। देखो सीधी बात है, ये जो लड़की है ये मुंबई में, महाराष्ट्र में रहती है, काम करती है, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया। आपकी रक्षा अब तक मुंबई पुलिस ने की, सरकार ने की। और अभी आप महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हो, जो बदनामी कर रहे हैं, ये एक सरकार की भी एक बदनामी है। मैंने कहा कि अगर आपको मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और आप चाहती है कि आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा आपके गांव के पुलिस, हिमाचल के पुलिस करे यहाँ आकर, तो ये तो मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा अपमान है। तो आप वहां ही रहिए। आप यहाँ बैठकर वहां की पुलिस बुलाएंगे तो इतना खर्चा आप क्यों कर रहे हो? इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? उसमें गलत क्या है? ये सब मुंबई पुलिस कर रहे हैं और आप मुंबई पुलिस के ऊपर सरकार से इल्जाम लगाना, मुझे लगता है कि आप नहीं बोल रहे, आपके मुंह से कोई बुलवा रहा है। सर वही सवाल, कंगना रनौत ने यहाँ तक कहा कि मुंबई अब जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गई और इस पर मुंबई पुलिस को और मुंबई को ये बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश मुझे दिखती है, वो ये राजनीतिक साजिश है। कंगना रनौत कह रहे हैं कि मुंबई जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह होता जा रहा है। इसकी वजह से मुंबई के लोग बहुत, कश्मीर में जाकर देखिए क्या पोजीशन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, ये पहली बात। और जो राजनीतिक दल आपको ये बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का अंग है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत कह रहे हैं ये कंगना नहीं बोल रही है, कंगना के मुंह से कोई बुलवा रहा है। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को गाली देकर, शिवसेना को निशाने पर लेकर टिकट बीजेपी दे देगी क्या कंगना को? इनका संकट है ये, इनको हर चीजें बीजेपी दिखाई देती है। जिस तरह से मुगलों को हर जगह छत्रपति शिवाजी के मराठे दिखाई देते थे, जल थल नभ सब जगह, उसी तरह से रवि श्रीवास्तव, इनकी तरह के जो सेकुलर गिरोह के लोग हैं, उनको हर जगह भाजपा दिखाई देती है। मैंने तो कहा ना, कंगना रनौत के बयान से मैं खुद ही सहमत हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मुंबई पीओके है या कोई यहाँ की सरकार तालिबान है, इससे मैं स्वयं सहमत हूँ। लेकिन जो सेकुलर गिरोह है
उसको हर जगह भाजपा दिखाई देना स्वाभाविक है। तो रवि श्रीवास्तव जी को अब जवाब देना चाहिए। रवि रवि श्रीवास्तव जी सिर्फ राजनीति चमकानी है, इसीलिए भाजपा को घेरना है। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं खुद सहमत नहीं हूं कंगना रनौत के इस बयान से कि भाई मुंबई पीओके हो गई या महाराष्ट्र सरकार तालिबान हो गई, तो फिर क्यों आप लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं सर, गेंद अपने पाले से निकालकर दूसरे पाले में डालने के चक्कर में? भाई देखिए, अगर मैं सेकुलर गिरोह का आदमी हूँ तो ये कम्युनल गिरोह के आदमी है, इनका काम ही है ये बात करने का। और ये बात संजय राउत ने बिल्कुल ठीक कही है कि उसके पीछे इस तरह के लोगों का उसकी पीठ पर हाथ है, जो ये कहने की हिम्मत रख रही है कि मैं यहाँ पे मुझे हरियाणा पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो सेंटर मुझे प्रोटेक्शन दे। अब वो इतनी बड़ी वीआईपी है कि उनको केंद्र सरकार प्रोटेक्शन देगी। ये तो बहुत ही केंद्र ने प्रोटेक्शन, सर प्रोटेक्शन तो नहीं दिया ना केंद्र ने दिया ना हिमाचल ने दिया, मांग रही है वो, दिया तो किसी ने नहीं ना। अभी आपके आरोपों का आधार क्या है, आप तो मुझे ये बताओ ना सर। इस तरह से सरकार की बदनामी करना ये किसी के हाथ में खेलने की बात है। ये सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की पुलिस के खिलाफ बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। आलोचना अपनी हद तक होती है, मगर गाली देना जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेम शुक्ला जी रवि श्रीवास्तव मानने के लिए तैयार नहीं, प्रेम शुक्ला जी रवि श्रीवास्तव मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कंगना रनौत जो कर रही हैं वो किसी के इशारे पर, किसी के क्या, वो कह रहे हैं सीधे सीधे बीजेपी के इशारे पर। इसी वजह से तो हिमाचल सरकार, हिमाचल पुलिस पर भरोसा, केंद्र सरकार, केंद्र की पुलिस पर भरोसा, लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, उस पर सवाल है कंगना के। नहीं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर के हैंडल से अगर उनको ट्रोल करने वाले को लाइक किया जाएगा तो उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए, इनका ये कहना है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के अकाउंट से उनको ट्रोल किया जाता है और उनको सुरक्षा देने की तो बात दूर है, ट्रोल करने वालों का समर्थन अगर मुंबई पुलिस के हैंडल से किया जा रहा हो तो उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सड़े हुए सेक्युलरों का है। तो फिर प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत को केंद्र सरकार या हिमाचल सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए? क्या आप भी इसकी मांग करते हैं? भाई अगर वो महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र पुलिस उनको क्यों नहीं देना चाहती, पहले ये सवाल है। महाराष्ट्र पुलिस को अगर कोई असुरक्षित महसूस करता है तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या किसी के विचारों को देखकर उसके आधार पर सुरक्षा देगी कि जो हमारे विचार से जिसका विचार नहीं मिलता है उसके मरने का इंतजार करेगी, उस पर हमले का इंतजार करेगी? महाराष्ट्र की पुलिस लोकतंत्र ये समझती है, संवैधानिक लोकतंत्र का ये मांग है। तो रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। महाराष्ट्र जी आइए रवि श्रीवास्तव जी। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप इस तरह की बातें करके एक छोटे दिमाग का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने हैंडल से जिस तरह से भाजपाई गुंडों के हैंडल फॉलो करते हैं उससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो कितने देश के महान नेता है, वो कैसे गुंडों के हैंडल फॉलो करते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के हैंडल फॉलो करते हैं। वो ये अगर ये फार्मूला है। कपिल मिश्रा पर आ गए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, आप दिल्ली पर पहुंच गए सर। किसी पर कोई आरोप यहाँ पर साबित हुआ है, आप जबरदस्ती सर मतलब राजनीति कीजिए सर, पर इतना तो मयार मत गिराइए ना कि कहीं से बात निकाल कर आप कहीं से भी आप लोग सिरे जोड़ने की कोशिश करें जो मिलते भी नहीं है। मैं आऊंगी आप लोगों के पास, मुझे लगता है जरा जल्दी से हम अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अंकित गुप्ता नजर आ रहे हैं मुझे मुस्कुराते हुए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंकित जल्दी से जरा अपडेट दे दीजिए, फिर मृत्युंजय का रुख करते हैं। अंकित। रोमाना, फिलहाल अगर हम बात करते हैं सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग एंगल की, तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से सुबह से पूछताछ चल रही है और शौविक ही नहीं, यहाँ पर सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है और पूछताछ चल रही है। लेकिन रोमाना, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे वहां पर जो है, क्योंकि रवि जी हमारे साथ में मौजूद है और पिछले काफी देर से चर्चा चल रही है, तो सवाल क्या यही उठता है कि ऐसे में कंगना रनौत अगर 9 तारीख को यहाँ पर आएंगी, क्या शिवसेना सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए? क्या मानते हैं रवि जी, क्या वाकई में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश के एक नागरिक को किसी राज्य में जाने में खुद को असुरक्षित महसूस करना चाहिए? इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले जरा जल्दी से मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि किस तरीके से, यहां तो हम देख ही रहे रवि श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला आर पार यहां स्टूडियो के अंदर भी नजर आ रहा है। मृत्युंजय, आप मुंबई में मौजूद हैं, वहां मुंबई में सियासत किस तरीके से गर्म है?
देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब कंगना रनौत ने मूल मुद्दा ये उठाया था कि अगर मुझे सुरक्षा मिले तो मैं बॉलीवुड में उन लोगों का नाम सामने रखना चाहूंगी जो इस ड्रग्स रिंग में, इस ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। इसमें तो सीधे सीधे सुरक्षा की मांग की गई थी और इस मामले को इतना तूल दे दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कई विषयों पर बात नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के नेता कई विषयों पर बात नहीं करते हैं। कल की अगर बात करें तो 391 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर कोरोना से हुई है। महाराष्ट्र में 18,000 लोग एक दिन में संक्रमित पाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बात कर लेते हैं। 16,014 लोग पुलिसकर्मी, 16,014 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? 163 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना से हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वाक्य दिया, जिस संवैधानिक पद पर बैठकर वो कह रहे हैं कि यहाँ उन्हें नहीं आना चाहिए। मान लीजिए 9 तारीख को वो कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पर आती हैं और छुटभइये नेता, गली के नेता अपनी पब्लिसिटी के लिए, शोहरत के लिए कुछ कर बैठते हैं, काली फेंकते हैं या कुछ अभद्र कार्य कर देते हैं, अपनी घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो मृत्युंजय खड़ा कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी, तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिम्मेदारी लेंगे अगर 9 सितंबर जब कंगना मुंबई पहुंचे कुछ ऊंच नीच उनके साथ हो जाए तो? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये कि कंगना कई दिनों से ये कह रही हैं कि मुझे यहाँ के जो ड्रग्स से डील करने वाले लोग हैं उनके नाम मालूम है, मैं खुलासा करूंगी। ये सब सुनते हुए 8-10 दिन हो गए। खुलासा सुरक्षा मांग रही हैं, आप लोग सुरक्षा दे दीजिए ना। आप लोगों की तरफ से एक बार भी बयान दिया गया कि ठीक है हम सुरक्षा देते हैं आपको, आप आइए, आप सहयोग कीजिए जांच में। आप लोग तो उल्टा धमका रहे हैं सर। आप लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा आकर देख लो तुम, जिसको यहाँ पर भरोसा नहीं है वो यहाँ आए ना, वो यहाँ रहने का हकदार नहीं है। अरे रोमाना जी, इंटरनेट का जमाना है, आजकल किसी का खुलासा करने के लिए बंबई आने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर बैठे खुलासा कर दो जिसका करना है, नाम बता दो। मैं तो कहता हूँ सारा ड्रग माफिया जो है उसको बंद करो, फांसी पे लटकाओ। मैं तो खुद उनके पक्ष में हूँ इस बात पे, मगर उसके लिए यहाँ आने की जरूरत हो रही है, वो कहीं से भी खुलासा कर दे। सर, हम क्या मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आकर मामला हल्का हो जाए, मामले में मसाला बना रहे। क्या हम ये चाहते हैं? हम क्यों इस मामले की गंभीरता को ना देखते हुए क्यों सरकार की तरफ से नहीं कहा जाता है कि ठीक है आपको सुरक्षा चाहिए, हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप आइए और बताइए हमें आपके पास क्या कुछ जानकारी है, आप सहयोग कीजिए इस जांच में। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टे महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक तरीके से धमकाने वाले अंदाज में ये कह देते हैं कि साहब अगर आप इस तरीके की बात करोगी, आप मुंबई पुलिस का अपमान करोगी तो आप तो हकदार ही नहीं हो मुंबई महाराष्ट्र में रहने की। और इस पर कंगना पीछे नहीं हटती हैं। कंगना रनौत पलटवार करती हैं, कहती हैं तो एक ही दिन में पीओके से तालिबानी हो गए। चलिए अब हम न्यूज़ग्राम में आगे बढ़ते हैं। पीओके, तालिबानी, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत की इस बात से आगे बढ़ते हुए बात जरा एलएसी की करेंगे, क्योंकि चीन को जवाब मिला, वो घुटनों पर आया। जब चीन ने भारत की तरह हेकड़ी दिखाई तो चीन बातचीत के लिए अब गुजारिश करता नजर आ रहा है। बदलाव चीन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन ने मुलाकात का अनुरोध किया था हमारे रक्षा मंत्री से, एससीओ में शिरकत करने के लिए। रक्षा मंत्री रूस में है, वहीं पर चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की संभावना अब बढ़ गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। लेकिन सवाल यह कि चीन ये जितनी पैतरेबाजी करता है इस पर यकीन कैसे किया जाए, क्योंकि चीन की तो फितरत है धोखा देने की। चीन से आर पार सेना तैयार। जनरल एमएम नरवणे का यह बयान आज हमने लगातार आपको एबीपी न्यूज पर दिखाया, जिसमें सेनाध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि हालात नाजुक, लेकिन सेना पर, एलएसी पर हमारे जवान तैयार हैं। देखिए 3 महीने से सीमा पर तनाव के हालात बने हुए हैं। 29-30 अगस्त की रात दूसरी बार झड़प भारत और चीन के बीच, और इस बार प्रिएम्प्टिव एक्शन जो भारत लेता है। पिछले 5 दिन से लगातार ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है। इस बातचीत से अभी तक कुछ निकला नहीं है। चुशूल में आज 10 बजे फिर से बातचीत शुरू हो गई है, एक दौर और बातचीत का। और इस बार फर्क इस बात का है कि खुद चीन की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि शांति होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब बातचीत से कोई रास्ता निकले। लेकिन ये वही चीन है जो पीठ पे खंजर घोंपने के लिए जाना जाता है। ये वही चीन है जो भारत को धोखा देता आया है। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर इस समय मौजूद हैं। मैं कर्नल दानवीर का रुख करूं उससे पहले ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन की तरफ से अनुरोध किया गया है कि रक्षा मंत्री से चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात कराई जाए। इंतजार इस बात का कि भारत की तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। लेकिन इस सब के बीच जनरल एमएम नरवणे एलएसी पर पहुंचे। आपको समझना होगा इस टाइमिंग को। भारत
की सेना की तरफ से प्रीएम्प्टिव एक्शन जब कर दिया जाता है, उसके बाद जनरल एमएम नरवणे एलएसी पर पहुंचते हैं, ललकारते हुए, चीन को बड़ा संदेश देते हुए ये कहते हैं कि भारत की सेना तैयार। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जनरल एमएम नरवणे। मुझे लगता है हमें सुनाना चाहिए जनरल नरवणे ने किस तरीके से साफ स्पष्ट संकेत चीन को दिया है। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सुना आपने सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं, हमारे साथ प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं और साथ ही बेहद खास मेहमान कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं नीरज के पास और जानते हैं नीरज से आज लगातार जो ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है, चीन के रवैये में कोई बदलाव। नीरज देखिए रोमाना, बातचीत चल रही है, चुशूल में चल रही है ब्रिगेडियर लेवल की। आज खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बयान हम लोग सुन रहे थे। अभी यहां से लौटे हैं, वो दिल्ली के लिए लौटे हैं। तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं खासतौर से यही देकर गए हैं कि हमें अपनी जो तैयारियां हैं उसको किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखनी है, चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है और चीन की तरफ से अगर कोई घुसपैठ होती है, क्योंकि चीन बातचीत तो करता रहता है, उसके साथ साथ वो घुसपैठ की कोशिश भी करता है, उसको हमें रोकना है। और साथ ही सबकी निगाहें जो है मॉस्को में लगी हुई है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हो सकती है चीन के रक्षा मंत्री वे फेंगे से, उस पर भी नजर लगी हुई है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भारत का क्या रुख रहता है चीन के तरफ से। मैं उस पर अपडेट लूंगी। प्रणय उपाध्याय से जरा जानेंगे कि आखिरकार भारतीय पक्ष क्या विचार कर रहा है, क्या मुलाकात हो सकती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ। लेकिन उससे पहले कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरीके का स्पष्ट संदेश चीन को दे दिया गया है भारत के सेनाध्यक्ष की तरफ से, आप उसे किस तरीके से देख समझ पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने अपनी बात रखी, आप देख सकती थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो हाव भाव था कितना रिलैक्स था, कितना उनके तरीके में कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था आपको। तो उसी से ये पता लगता है कि किस तरीके से, कितनी सफलतापूर्वक हमने ये कार्रवाई करी है, जिसके अंदर एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लेवल पर जिस तरीके से हमने वहां पर फीचर्स को कैप्चर करा है, जिस तरीके से पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं इस तनातनी के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसी की वजह से अभी चाइना बहुत बड़े बैकफुट पे है। जो भी उसने फिंगर 4 में हमको परेशान करने की कोशिश करी थी, अगर उससे तुलना करें तो अभी हम कहीं बहुत मजबूत ज्यादा स्थिति पर वहां पर तैनात हैं। मैं आगे समझूंगी आपसे किस तरीके से ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, इसके बाद जो नेगोशिएशन है उसके अंदर भारत को अपर हैंड मिल सकता है चीन के साथ। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार। भारत के रुख के बाद चीन अब गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर मात खाने के बाद चीन समंदर में भारत को चुनौती देने की कोशिश में है, लेकिन हिंद महासागर में भारत की बादशाहत के चलते उसका यह मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। दिखाते हैं आपको प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। Considering the threat from our northern and our western borders, we have devised strategies to deal with the primary front
depending on which front we wish to address as being primary, considering the other front as secondary. पैंगोंग में पिटाई के बाद चीन भारत को घेरने की नई नई साजिशें रच रहा है। अब चीन पाकिस्तान को अपनी साजिश में शामिल कर सकता है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को उत्तर के जमीनी इलाकों में घेरेबंदी का प्लान बना रहा है। चीन के कर्जे में सिर तक डूबे पाकिस्तान के लिए भी जंग के हालात में चीन का साथ देना उसकी मजबूरी है। लेकिन चीन की असल चिंता हिंद महासागर को लेकर है, जहां भारत की ताकत, हैसियत और दबदबा चीन से आगे है। भारत के नक्शे को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जमीन पर भारत के विकल्प भले ही सीमित हों, लेकिन हिंद महासागर में चीन की नाकेबंदी के लिए भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं। हिंद महासागर जहां भारत की दादागिरी चलती है, उसके दोस्तों की टीम भी मजबूत है। लेकिन अगर चीन के नक्शे पर नजर डालें तो पता चलेगा कि दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े देश का सबसे अहम इलाका पूर्वी छोर पर है, लेकिन वहां से समुद्री कारोबार बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया तक उसकी पहुंच का रास्ता उसके दुश्मन वाले इलाके से होकर गुजरता है। पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक का समुद्री रास्ता क्षेत्रीय विवादों से घिरा है। पड़ोसियों के साथ चीन के विवाद उसके कारोबार के रास्ते में खतरे को बढ़ाते हैं। मलक्का स्ट्रेट सबसे व्यस्त समुद्री कारोबारी रास्ता माना जाता है। एशिया का ये गलियारा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से गुजरता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। चीन के 72% पेट्रोलियम आयात की ढुलाई मलक्का स्ट्रेट से ही होती है। ऐसे में चीन को लगातार ये चिंता सताती है कि मलक्का स्ट्रेट पर उसकी अर्थव्यवस्था की गर्दन फंसी हुई है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर की एक बड़ी और खास ताकत बनाती है। लिहाजा हिंद महासागर में भारत की नाकेबंदी से बचने के लिए ही चीन कभी पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के सहारे तेल आयात का जमीनी रास्ता तलाशता है, तो कभी बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते। अब चीन समंदर में आवाजाही के लिए एक छोटे वैकल्पिक रास्ते को अंजाम देने के प्लान में जुटा है, जिसका नाम है क्रा कैनाल, जो थाईलैंड के बीच से गुजरता है। चीन थाईलैंड के 2 हिस्सों के बीच से समुद्री गलियारा बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मतलब होगा चीन को मलक्का स्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं होगी। चीन करीब $30 अरब तक खर्च करने को भी तैयार है। लेकिन चीन की ये नई चाल सिर्फ कारोबार के लिए नहीं है, बल्कि क्रा कैनाल के बनने से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर सीधे जुड़ जाएंगे। आशंका ये भी है कि चीन इसका इस्तेमाल अपने सैन्य दबदबे के लिए भी करेगा।